तो ये बात सही है जो कहा जाता है कि माफियाज प्रोटेक्टेड होते हैं, क्या ये बात सही है? ग्लोबली या नेशनली दोनों जगह से ऐसी ताकतें हैं कि जो इनको देखें, पूरा इट्स अ बिजनेस अगेन, जहाँ पैसे की रोलिंग होगी वहाँ पीछे कोई ना कोई तो होगा। तो ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड होते हैं, इनकी बहुत सारी हिडन प्रोटेक्शंस भी होती हैं, सामने से होती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कोई सियासी इन्फ्लुएंस भी निकल आता है, कहीं से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये आसान नहीं होता कि वर्दी पहन के रोड पे चले जाना या पब्लिक में चले जाना टू डिफेंड पब्लिक, या फिर उस फैक्टर को करना, और फिर उसमें रिसोर्सेज का फुकदान जो कि नहीं है। हुकूमती सतह पे भी ज़ाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इन इदारों को भी वो रिसोर्सेज नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं, ड्यू जो उनका राइट है। जहाँ 50 लोगों की जरूरत है वहाँ 4-4, 5-5, 10-10 लोग काम कर रहे हैं। तो इदारों को एम्पावर करना हमारी अपनी, बल्कि हम तो उल्टी सीधी कैंपेन चला के उनका मोराल डाउन करते हैं। ठीक है, अभी माजी में भी क्या हुआ है, पुलिस को हमने निशाना बनाया, हमने जब हम उनका मोराल डाउन करना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट उनके पास कोई रीज़न नहीं है हमारे लिए बेहतर काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनको ग्रांट्स नहीं मिलती या उनको फंड्स नहीं मिलते। वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी जो इस पर काम कर रही हैं, दुनिया भर में काफ़ी ऐसी NGOs हैं जो फंड्स भी देती हैं, लेकिन उन फंड्स की एलोकेशन, उसकी ट्रांसपेरेंसी में बहुत बड़ा सवाल निशान। तो जब तक ये सिलसिला रहेगा ना, तो आई थिंक वो अपना इदारा बेहतर नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड्स ऑफ न्यूज़िंग्स विद हानिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में। चाहे वो स्कूल्स हों, वो घर हों, वो मोहल्ले हों, या वो कोई भी इंस्टीट्यूशंस हों जहाँ पर यूथ पाई जाती है। यूथ के अलावा भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है ड्रग एडिक्शन में। अगर आप स्कूल्स की बात करें तो अब ये बात नहीं रही कि बड़े बच्चे ही सिर्फ इसका शिकार होते हैं। बहुत ही छोटी क्लासेस में, छोटी एज से बच्चे इस आदत में पड़ रहे हैं। स्कूल से बाहर निकलो तो स्कूल के बाहर बहुत ज़्यादा ईजीली अवेलेबल हैं ड्रग्स। इसके अलावा कॉलेज में जाएं, कॉलेजेस में ये चीज़ हो रही है। यहाँ तक कि पहले तो ये था कि सिर्फ मर्द हजरात इसमें इन्वॉल्व थे, अब देखने में आ रहा है कि लड़कियां भी, बहुत छोटी उम्र से लड़कियां भी इस चीज़ की आदी हो रही हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? ये एक क्राइम भी है, एक बहुत बड़ा एक मसला है जो बहुत ज़्यादा हमारे हाथों से निकल रहा है। इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले कर रही हैं? आखिर इसके बारे में कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, एक एंकर हैं, और मीडिया पर्सन होने के हवाले से उनका इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी होगा यकीनन। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुमैर, आजकल बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड वर्किंग विद यूथ, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि देखा जा रहा है कि पहले तो हम सोचते थे ना कि बड़े घर के अब्बू वगैरह या बड़े लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो बाहर जा रहे हैं, जिनको एक्सेस है बाहर जाने का या पैसों का। अब देखा जा रहा है कि छोटे से छोटा बच्चा जैसे इसको शऊर आता है, दोस्तियां बढ़ती हैं, पीयर प्रेशर में आता है, या स्कूल से बाहर निकल के ठेले तक एक्सेस होता है। छोटी उम्र से लेके एक यूथ जो हमारी है, बहुत ही बड़ा परसेंटेज है हमारी आवाम का यूथ का। तो हर कोई तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 60% ऑफ आर यूथ इज़ इन्वॉल्व इन ड्रग्स। इसका क्या रीज़न है? आपको क्या समझ आता है कि एक तो इसकी तरफ बच्चों का रुझान बढ़ क्यों रहा है, और इनको ये मिल कहाँ से रही है? एक ऐसी चीज़ जो इजीली अवेलेबल नहीं है, मार्केट में नहीं मिलती, मेरे ख्याल से इतना ओपन नहीं है। तो आखिर सबको इसका एक्सेस कैसे मिल गया अचानक से? अच्छा देखिए, स्कूल इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ पे जो बच्चे बाहर खेलते हैं, बात वहीं पे आती है कि बड़ा इजी टारगेट होता है। अब जैसे स्कूल और कॉलेजेस को हम देखते हैं तो ज़ाहिर है बच्चा एक जब स्कूल के बाहर निकलता है, और शायद हमारी पेरेंटिंग का भी थोड़ा सा इशू है उसमें। मैं ये कहूँगा कि बच्चे को अपने एट लार्ज आज़ाद छोड़ा हुआ है, वैन्स लगवाई हुई हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ये सब वहीं से स्टार्ट होता है। पेरेंट्स को अगर ज़ाहिर है औलाद पैदा की है तो थोड़ी सी जिम्मेदारी ये भी होगी कि या तो अपने घर का कोई फ़र्द, अपना भाई या बहन या किसी का, या फिर खुद, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुद ये जिम्मेदारी उठाएं, आइदर फादर और मदर, कि वो सुबह बच्चों को ले छोड़ के भी आएँ और फिर दोपहर में लेके भी आएँ। सबसे आसान तरीका ये है उनको मॉनिटर करने का। स्कूल्स के अंदर तो शायद इस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो दे आर ओपन टू एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो वहाँ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो ये ड्रग्स बेचते हैं या फिर सप्लाईज देते हैं, और ये बड़ा ओपनली हो रहा है अब तो। अब ऐसा डर नहीं है इस माफिया को, बड़ा खुल के वो दे आर सेटल्ड विद लॉ एनफोर्समेंट, उनकी वहाँ भी सेटलमेंट होती है, वो छुट भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है।
तो इस चीज़ को मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी यहाँ पर। देखिए वो स्कूल्स जो स्कूल्स के नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन मेरे उसमें आया है इल्म में कि स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ हो रही है, जबकि मैनेजमेंट मौजूद है। ऑब्वियसली स्कूल्स का एक डेकोरम होता है, पूरा एक स्टाफ होता है जो बच्चों की देखभाल कर रहा होता है, उसके अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा इवन वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत विजिलेंट हैं, छोड़ भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, उन पे लिटरली चील की नज़र रखे हुए हैं, बच्चों को मौका भी नहीं मिल पा रहा कि वो कुछ और करें, लेकिन फिर भी ये इतना एक्सेसिबल हो गया है कि घर के बंद दरवाजों के अंदर ये चीज़ें बच्चों को मिल रही हैं। चॉकलेट्स की सब अब तो उसमें आने लगा है। आई हर्ड कि देयर इज हैश चॉकलेट, ठीक है। तो ये तो बहुत इजीली बच्चे अब माँ बाप बेचारे जो हम मिलेनियल्स हैं इससे पहले के, उनको तो पता भी नहीं चले कि चॉकलेट खा रहा है, कि वो क्या कर रहा है। सही बात है। तो ये जो इतना ईजी एक्सेस है कि घर के बंद दरवाजों के अंदर भी नशा हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है और ये कौन लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं हमारी यूथ को? देखिए ये तो पूरा एक सेक्टर है ना, पूरा एक बिजनेस है। अब जो अगर आप ड्रग्स की बात करें तो सबसे पहले तो वो किस तरह बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, या फिर वो आते किस तरह हैं, कहाँ उगाई जाती है, किस तरह उसकी पड़ती है, तो ये पूरा एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब ये इतने बड़े माफियाज हैं कि ये एट टाइम्स हमने देखा है कि अब जैसे फॉरेन कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ, बात इटालियन माफिया बहुत स्ट्रांग रहा है, स्पेन में बहुत ज़्यादा, ये मेक्सिको अगेन जो चैलेंज सबसे बड़ा अमेरिका फेस करता है कि सारी ड्रग्स और चीज़ें वहाँ से असला वसला सब वहीं से आता है। तो ये इसको इस तरह रोकना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। देखिए इंडिविजुअल हैसियत में भी अगर आप मॉनिटरिंग शुरू करें और हर बच्चे पे चेक रखना शुरू करें और देखें कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, या फिर अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उसको एडिक्शन होती जा रही है या वो उसके बगैर नहीं रह सकता, तो उसको मॉनिटर करें। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं लाहौर में था तो आई वॉज पोस्टेड विद अ प्राइवेट चैनल वहाँ पे, मेरी जॉब थी। जब मैं वहाँ था तो मैं क्योंकि खाना हम बाहर से खाते थे, तो आई यूज्ड टू ईट, नाश्ता मैं करता था एक जगह से, एक स्पेसिफिक, क्योंकि वहाँ लाहौर में जो यूजुअली मसाले बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, ये डिफरेंट तरह के, तो वो नहीं खाए जाते थे मुझसे। तो मैंने एक होटल ढूंढ लिया जहाँ से मुझे बड़ा अच्छा नाश्ता और सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो जो चने का सालन होता था, इट यूज्ड टू बी ग्रीन। तो मैंने तो कभी नोट नहीं किया वो चीज़, लेकिन जब मैं एक दोस्त को लेके गया साथ, वो काफ़ी वेल वर्स्ड था इन चीज़ों में, तो उसने जब देखा, कहते ये तुम कब से खा रहे हो? तो मैं जब वो खाता नहीं था या जिस दिन मैं नाश्ता नहीं करता था, मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता था। Really? तो वो एक मैं बता रहा हूँ कि इस लेवल पे भी खाने में, चाय में, बाकी चीज़ों में भी वो आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। यूजुअली होटल वाले, ढाबे वाले डाल देते हैं उसमें। तो वो इन चीज़ों को भी नोट करना बहुत जरूरी है, जस्ट टू गो ऑन विद देयर कस्टमर के वो जाए नहीं कहीं और, वो जाए। तो बच्चा क्या खा रहा है, कहाँ से खा रहा है, किस तरह लेके आ रहा है, केमिकल उसके अंदर जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्कूल के अंदर मैंने, या बिल्कुल आप तो खैर उस प्रोफेशन से हैं तो आप समझती होंगी, आपने देखा होगा, लेकिन मेरा इस नॉलेज में नहीं वास्ता पड़ा इतना कि स्कूल के अंदर भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जो बच्चा अगर बाहर से अफेक्टेड है, यानी अगर वो राब्ते में है किसी ऐसे बंदे के साथ कि जो उसको सप्लाई देता है, तो ये बच्चा इजीली किसी और बच्चे को भी दे सकता है। Exactly. तो दिस कैन प्रेशर में नहीं हो रहा है, दिस कैन बी वेरी, और वो थोड़ा कूल लगने के लिए। और फिर उसके बाद सोसाइटी में हम देख रहे हैं मीडिया इन्फ्लुएंस है, एंटरटेनमेंट साइड पे देखें तो फिल्म्स बहुत सारी बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें, अब जैसे बच्चे स्मोकिंग कैसे शुरू करते हैं, दे वांट टू लुक कूल, और फिर उसके बाद वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं कि जहाँ उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए, या उन्हें इंक्लूसिव अप्रोच की जाए कि हमें भी साथ में लाएं, भाई क्या बात हो रही है यहाँ पे। और इसी तरह सेम गोज विद अल्कोहल भी बंदा जब पीना शुरू करता है तो वो कंपनी में आके और किसी उसमें आके पीना शुरू करता है, कहीं बैठे हुए हैं तो साथ वो शुरू हो गया, तो वो फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं इस तरह। तो मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। देखें बिग टाइम। अच्छा, एक और फैक्टर भी है, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। हम यूजुअली ना बच्चों से छुपाते हैं ऐसी चीज़ें, हम खुल के बात नहीं करते, उनको पता ना चले। देखिए उनको बाहर से पता चलेगा तो वो यूज भी करेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, वो कहेगा अच्छा ये भी कोई चीज़ है, लेट्स ट्राई। बिल्कुल ऐसी है। ऐसे ही आप डब्बे में कोई चीज़ बगैर बताए बच्चे के रख दें तो वो बार बार उस डब्बे को खोलने की कोशिश करेगा कि उसमें है क्या। लेकिन उसके सामने रख दिया जाए और उसको बता दिया जाए और फिर रख दिया जाए तो वो डब्बा उसको पता है उसके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी उसकी कर बचाएगी। तो ये आई थिंक हमें एजुकेट बच्चे को घर से ही कर देना चाहिए, खुल के बता देना चाहिए कि बेटा ये चीज़ है, जब तुम लोगे या इसको कंज्यूम करोगे तो इसका जो इख्तिताम है वो मौत है। ठीक है ना। ये आप अपनी ज़िंदगी से भी हाथ को बैठेंगे, जो आप सोसाइटी में परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे, आपका इमेज खराब हो जाएगा, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपके दीगर ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। अब जैसे सिगरेट है हमारे यहाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चा स्टार्ट सिगरेट से ही करता है।
अब मसला ये है कि पेरेंटिंग की बात जहाँ हमने की, तो अब जैसे फादर हैं वो सिगरेट पी रहे हैं घर में। अब तो मैंने देखा है कि खवातीन माएँ भी बहुत सिगरेट, बहुत कॉमन हो गया है स्मोकिंग, वेपिंग बहुत कॉमन हो गया है। तो अब बच्चा देख रहा है कि भाई मेरे अब्बू सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद वो बाहर उस पर सख्ती होगी, तुम नहीं पियोगे, ठीक है, वो छुपके जाके बाहर पिएगा, सिगरेट पिएगा, उसके बाद वो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, भरी हुई सिगरेट पिएगा, इस तरह अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो वजह मुझे लगती है वो ये है कि मेंटल हेल्थ मसले। अब बच्चा स्ट्रेस्ड है, घर पे वो माँ बाप से बात नहीं कर सकता, अपनी कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर सकता। आजकल बच्चों को शेयरिंग ज़रूरी है उनके लिए। ये शायद हम ही थे जो अपने अंदर बातें लेके बड़े हो गए और हमने अपने आप को खुद ही सेल्फ हील कर लिया। आज का बच्चा शेयरिंग चाहता है, वो चाहते हैं मेरी हर बात सुनी जाए। अब अम्मा अब्बा तो सुन नहीं रहे, दोस्तों को बताएगा, दोस्त कहेंगे अच्छा भाई आज तो बड़ी टेंशन में ले कश लगा, बस इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आप मुझे बताएं कि ये जो माफिया है, ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक वक्त था, अभी कुछ टाइम तक ये था कि ये बहुत छुपके हो रहा था काम। पर्टिकुलर स्पॉट्स होते थे जहां जाके ही आपको सिगरेट मिलेगी, इस तरह ड्रग मिलेगी, इस तरह आम नहीं मिल रहा। लेकिन अब यहाँ तक, जैसे मैंने कहा कि बच्चे स्कूल के बाहर ठेले लगे हुए हैं ना, मकई वाला खड़ा हुआ है, बर्गर वाला खड़ा हुआ है, फ्राइज वाला खड़ा हुआ है, वहां भी वो ड्रग्स मिल रही हैं, ठीक है। ये इतना ईजी एक्सेस जो बच्चों तक हो गया है, तो इसमें क्या हमारे इदारे क्या रोल प्ले कर रहे हैं? इसके अलावा अगर तो कोई बच्चा ऐसा है जो हमारे रिहैब्स हैं, बहुत सारे रिहैब्स हर गली में नज़र आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन उन रिहैब्स के जो हालात हैं, मतलब एक खस्ता सी बिल्डिंग है, उसको उसके सामने एक बोर्ड लगा दिया भाई रिहैब सेंटर है, वो उनके जो हालात हैं, क्या उनको हम स्टेट लेवल पे कोई सपोर्ट मिल रहा है कि वो इस चीज़ को कर्ब कर सके? एंटी नारकोटिक्स जो हमारी है वो क्या रोल प्ले कर रही है? अच्छा देखें, इदारे बनाए जाते हैं ना उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। हमारे यहाँ 2-3 मसले इदारों के साथ बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, लॉ एनफोर्समेंट के नाम पे तो खैर बहुत ज़्यादा फुकदान है। अगर हम बात करें, पुलिसिंग का निज़ाम है, या फिर उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर एंटी नारकोटिक्स की अगर बात करें तो वो अपनी कैपेसिटी में काम तो कर रहे हैं, देन अगेन रिसोर्सेज का बहुत बड़ा मसला आता है। रिसोर्सेज का ही मसला और यहाँ जब रिसोर्सेज का मतलब आता है कि जहाँ 4 गाड़ियों की जरूरत है वहाँ एक गाड़ी वो काम नहीं कर सकती, या जहाँ मैन पावर चाहिए 100 की वहाँ 50 लोग काम नहीं कर सकते। तो और फिर देखें ना, गोली के निशाने पे ये लोग हैं। अगर माफिया कोई गलत काम कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, तो डेफिनेटली उनके पास असला उससे ज्यादा तादाद में होगा, और वो फुली एम्पावर्ड भी हैं। कहीं ना कहीं से उनको पीछे से एक प्रोटेक्शन भी है। बिल्कुल। तो ये सोचने की तो ये बात सही है जो कहा जाता है कि माफियाज प्रोटेक्टेड होते हैं, क्या ये बात सही है? ग्लोबली या नेशनली, दोनों जगह से ऐसी ताकतें हैं कि जो इनको, देखें, पूरा इट्स अ बिजनेस। अगेन, जहाँ पैसे की रोलिंग होगी वहाँ पीछे कोई ना कोई तो होगा। तो ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड होते हैं। इनकी बहुत सारी हिडन प्रोटेक्शंस भी होती हैं, सामने से होती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कोई सियासी इन्फ्लुएंस भी निकल आता है, कहीं से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स। तो जो लॉ एनफोर्समेंट है, मैं तो उनको हमेशा बड़ा हाई ट्रीट करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखें, ये आसान नहीं होता कि वर्दी पहन के रोड पे चले जाना या पब्लिक में चले जाना टू डिफेंड पब्लिक, या फिर उस फैक्टर को करना, और फिर उसमें रिसोर्सेज का फुकदान जो कि नहीं है। हुकूमती सतह पे भी ज़ाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इन इदारों को भी वो रिसोर्सेज नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं, ड्यू जो उनका राइट है। जहाँ 50 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 4-4, 5-5, 10-10 लोग काम कर रहे हैं। तो जो ड्यूटीज़ की का इतना ज़्यादा प्रेशर और इतनी सारी चीज़ें, फिर उसके बाद रिसोर्सेज की एलोकेशन का ना होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि जिसमें लॉ एनफोर्समेंट के लूप होल सामने आने शुरू होते हैं। तो मैं इनको कभी भी उस चीज़ का निशाना नहीं बनाता अपनी गुफ्तगू में कि ये गलत काम कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। एटलीस्ट हमें उनको एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जब तक वो एम्पावर्ड नहीं होंगे तो सोसाइटी में नहीं। करप्शन का भी एलिमेंट ऐसा है ना कि अगर उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा एट बार अच्छी होंगी तो मैं नहीं समझता कि ये करप्शन का एलिमेंट भी इतना एग्जिस्ट करेगा। फिर इन पर अगर स्ट्रॉन्ग चेक भी रखा जाए और फिर उसके बाद एक सिस्टम को सही कर दिया जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक एक सिस्टम को सही कर दिया जाए, तो फिर करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी बेसिक नीड पूरी करने में, फिर मैं आपको बताऊँ ना, मोटरवे पुलिस की मिसाल दूँ, किसी को नहीं छोड़ते, किसी की नहीं सुनते, सबसे सबको चालान करते हैं, जिसने वायलेशन किया उसको टिकट मिलता है। तो एटलीस्ट इदारा काम कर रहा है ना। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँ तो रेंजर्स का इदारा है, काम कर रहा है ना। आप देखें, जहाँ पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाती है वहाँ हम कहते हैं रेंजर्स नाफिज कर दिया जाए और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। पैरामिलिट्री फोर्स है। फिर मैं ऊपर फौज पे चला जाता हूँ तो और ज़्यादा डिसिप्लिन आपको दिखाई देता है। वाहिद ऐसा इदारा है कि जहाँ अभी आपको सिर्फ डिसिप्लिन दिखाई देता है कि जहाँ एक गरीब का बच्चा भी चढ़ के फौजी बन जाएगा और एक अमीर का बच्चा भी एट पार दोनों आएंगे, और उनमें ये नहीं तफरकेबाजी नहीं होगी कि ये तुम अमीर के बच्चे हो या तुम गरीब के बच्चे हो। तो एटलीस्ट डिसिप्लिन फौजी उसमें एग्जिस्ट करता है इदारों में। तो इदारों को एम्पावर करना हमारी अपनी, क्योंकि हम तो उल्टी सीधी कैंपेन चला के उनका मोराल डाउन करते हैं। ठीक है, अभी माजी में भी क्या हुआ है, पुलिस को हमने निशाना बनाया, जब हम उनका मोराल डाउन करना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट उनके पास कोई रीज़न नहीं है हमारे लिए बेहतर काम करने के लिए। ठीक है ना, जो हमारे लिए बाहर निकल के गोली खाने को तैयार है।
तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि देखें लॉ भी है, ठीक है, उसके नफाज के लिए कोशिश भी लोग कर रहे हैं, इदारे भी हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगेन वी नीड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, जिसकी बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो जो माफिया है ये तो हमेशा हर मुल्क की बात कर रहे हैं। हम तो क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे जो अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज फेस कर रही हैं। मैक्सिकन बॉर्डर से देखें कितनी बड़ी ट्रेड, इलीगल ट्रेड अमेरिका में होती है। ना सिर्फ ये बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा वो बॉर्डर माना जाता है। वहाँ से जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो वहाँ से एंटर होते हैं अमेरिका में। तो ये तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो दुनिया फेस कर रही है। हमारे यहाँ मसला क्या है कि माफियाज दे आर ऑलरेडी वेरी एम्पावर्ड, लेकिन हमारे जो इदारे हैं वो उस तरह एम्पावर्ड नहीं है टू काउंटर दैम। बात फिर वो ऊपर ही चली जाती है कि रिसोर्सेज देने वाले जो हैं या जो इदारों को एम्पावर करने वाले आम आवाम उनको शायद एम्पावर नहीं कर सकती ना, एम्पावर उनको पीछे बैक से ही होना है। अच्छा, अगर बीइंग अ मीडिया पर्सन आप लोगों ने, अगर मीडिया में आप लोगों को क्या है, अगर आप लोग इस चीज़ को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को कोई मिलता है कहीं से कि एक जगह एक माफिया ऑपरेट कर रही है या वहाँ जाके आप लोग ड्रग्स के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इस तरह के है इंसिडेंट्स जो हमने भी फेस किए कि अगर उससे बात की गई तो कभी कभी बाज़ औक़ात धमकियाँ या थ्रेट्स या इस तरह के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। बट देन अगेन देखें, एक सहाफ़ी का काम क्या होता है कि, और सहाफ़ी कम्युनिटी में ना ये बड़ा नॉर्मल होता है, लाइफ एट स्टेक या एट डिफ़िकल्टी हमेशा रहती है कहीं ना कहीं। बाहर निकलना, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ जर्नलिस्ट इतने महफूज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। और उसको मैं पाकिस्तान को, मुझे ये बुरा लगता है कहते हुए, मैं अपने मुल्क को हमेशा कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि जहाँ मैं एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ जो कि हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, इम्पॉर्टेंट है, प्रेशियस है फॉर आवर सेल्व्स, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, हमारे बड़ों ने। मैं एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ या आवाम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मुश्किल हालात है थोड़े से। जर्नलिस्ट आर नॉट सेफ, ऐसी बात करना या वो करना, तो बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं। बट देन अगेन ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट बरादरी ने इस पर बात नहीं की। इस पे आए दिन आज भी अगर हम बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं किसी चैनल पे ज़रूर डिस्कशन हो रही होगी अगेंस्ट दिस ड्रग माफिया और इससे ज़्यादा। और मैं अभी रिसेंटली बताऊं तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हमारे जो उस्ताद भी हैं, उन्होंने भी, उनके भी आप शोज़ उठा के देख लें तो दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टाइप फैक्ट, और सब परेशान हैं। क्योंकि ज़ाहिर है, देखें, आपके हमारे सबके किसी ना किसी का कोई बच्चा घर का या कोई ख़ानदान का बच्चा कोई ना कोई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, और वो फाइट भी कर रहा होगा उससे, उस सिचुएशन में कि ना जाए, लेकिन वो बड़ा मुश्किल माहौल है उसके लिए। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम जब तक सोसाइटी को अपनी समझ के ट्रीट नहीं करेंगे ना, तो ये इन फैक्टर्स को हम नहीं हरा सकते। कोई बच्चा तो बच्चा है, यूथ है, थोड़े से सुकून के लिए, कुछ लम्हों के सुकून के लिए वो अपनी सारी जिंदगी का सुकून बताना उसको जरूरी है कि ये सुकून, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये सुकून आगे का सुकून बर्बाद कर देगा। आपको क्या लगता है कि पेरेंटल लेवल पे तो हमने बात की कि क्या करना है, स्कूल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जहाँ पर जो है हम क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जहाँ भी यूथ इन्वॉल्व है कि ये चीज़, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि वो सप्लाई कर रहे हैं या अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अंदर ये चीज़ हो रही है, बच्चों में फैल रही है, उनको पता नहीं चल रहा, पता चल रहा है तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं देखें, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको मज़े की बात बताऊं। बचपन में जब हम आई वेंट टू कॉन्वेंट स्कूल, तो वहाँ जब मैं देखता था ना, तो हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे जो कि आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं मुझसे, और वो मेरे टीचर भी हैं, मेरे स्पोर्ट्स के हमारे हेड भी थे, और मैं आज भी उनसे, जो मैं जिम करता हूँ या मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उनसे लेता हूँ। तो उनकी हमेशा मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा रही। यही वजह थी कि हम बिगड़े क्यों नहीं, या हम उन चीज़ों में लाइन पे क्यों नहीं लगे, क्योंकि उस टाइम भी एक्टिविटीज शुरू हो गई थी काफ़ी सारी स्कूल्स के बाद। ड्रग्स का एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा खतरनाक अंदाज से उस चीज़ को काउंटर करते थे। अच्छा। और उनकी डांट और वो सारी चीज़ें, उन्होंने मारा हाथ कभी नहीं उठाया, बट उनकी नज़र ही काफ़ी होती थी। तो उनकी जो नज़र थी ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग चेक था कि वो ही यूज्ड टू रोम अराउंड, जब छुट्टी होती थी या फिर सुबह आते थे हम स्कूल्स, तो ही यूज्ड टू रोम अराउंड एट द गेट्स, और वो देखना और वो सारी लोगों को पूछना, सब करना। तो वो एक इंसान की मैं बात बता रहा हूँ, एक टीचर की। वो एक स्पोर्ट्स के टीचर थे, ठीक है, उनका ये काम नहीं था। उनका काम था बच्चे आए, उनको खिलाएं, उनको एग्जर्ट कराएं और घर भेज दें, ठीक है। लेकिन फिर भी एडिशनल उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरा कोई बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में चला गया तो वो मेरे डोमेन के लिए कामयाब, वो नहीं रहेगा। प्रोफेशन के साथ सिंसियर थे ना। तो वो आज भी, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं आज भी अपने स्कूल जाता हूँ, सिर्फ उनसे मिलने जाता हूँ, और मैं अभी भी रास्ते में, आई वेंट 3 days ago टू सी हिम। उनका नाम सर इरफान है, एंड ही इज इन सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल। उसके आज भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हेड करते हैं, एंड सच अ डियर पर्सनैलिटी के वो इतने कमाल के हैं कि आज भी उनकी एनर्जी वही है। ही इज़ नाउ माशाल्लाह ग्रोन ओल्डर, वो ऐसा टाइम के साथ, बट उनकी एनर्जी नहीं कम होती। अभी भी वो बच्चों के लिए ऐसे ही हैं, बिकॉज़ माय सन स्टडीज देयर। हाँ, वो अभी भी ऐसी हैं, एंड ही इज सच एन अमेजिंग पर्सन।
और मैं बल्कि आप कहूँगा कि आपके बेटे को भी कि वो उनसे रब्ता करें और उनसे बड़ी अच्छी एक वो बनाएं। ही इज़ अ वेरी फादरली फिगर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हमने तो बड़े होते देखा है ना, हम तो बड़े हुए हैं सही बात है उनसे सीखते हुए। तो वो उनकी जो डांट थी ना, वो जो उनका सख्त रवैया था, वो बचपन में बहुत बुरा लगता था, क्योंकि बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन जब हम ग्रेजुएट कर गए ना, तो वो ही इज द ओनली टीचर जो हमें याद रह गए हैं सारे। और भी टीचर्स हैं बिकॉज़ ऑफ हु यू गाइस स्टेड सेफ। एग्जैक्टली। तो उन्होंने हमें महफूज रखा। तो ये बात ये है कि वो इस तरह के जो टीचर्स हैं उनका हर इंस्टीट्यूशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो और सिर्फ ऐसे टीचर नहीं, जो टीचर्स हैं भी, टीचर हो गए या कोई भी इस तरह के लोग जो यूथ के साथ डील कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें और जो उनका मकसद है, जो उनका काम है, उसके साथ वो सिंसेयर हो जाए, तो मेरे ख्याल से हर टीचर, हर स्टाफ मेंबर, हर पेरेंट, हर कोई जो भी चौकीदार इवन हर कोई अपना रोल अगर सिंसेरिटी से प्ले करे तो शायद ये सारे मसाइल नहीं होंगे, नहीं एक्सेस ही नहीं होगा ना। बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अगर नहीं बिगड़ा ना, बड़ा आसान था बिगड़ना। मैं स्मोकिंग भी कर सकता था, ड्रग्स की तरफ भी जा सकता था, और भी चीजों में जा सकता था। मैं अगर नहीं बिगड़ा तो मैं उस एक उस्ताद की वजह से नहीं बिगड़ा, जिसकी आवाज सुनते ही ना मेरी सारी अंदर की जो रूह थी वो लड़ जाती थी। तो वो डर था, लेकिन वो डर, उस डर ने इतना प्रोटेक्ट किया। आज का बच्चा जहाँ से रूह लड़ जाएगी ना उनकी, उसी से बिल्कुल एंटी हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे। इन्होंने हमारी रूह लड़ जाएगी, हम वही करेंगे जो ये मना करें। लेकिन बहरहाल वो मैं बताता हूँ फिनोमिनल मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे पास टाइम हो तो मैं उनके पास जाऊँ, और उनसे आज भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह के उस्ताद का हर इंस्टीट्यूट में होना बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट का भी, कि अगर उनको नजर आ गया है, कुछ पता चल गया, हाईलाइट हो गए, कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व है या कोई एक्टिविटी ऐसी हुई है इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो मैनेजमेंट शुड मेक श्योर दैट, देखिए कॉन्सिक्वेंस से ज्यादा सीखता है यूथ, तो कॉन्सिक्वेंस ये हो कि उस बच्चे का या उसके पेरेंट को बुला के उनसे प्रॉपर बात करके दे हैव टू इरेडिकेट दैट पर्टिकुलर पर्सन जो ऑलरेडी इसमें चला गया, ठीक है, ताकि ये मजीद ये जहर और ना फैले एनवायरनमेंट में। सही है। इसके अलावा अब अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि स्टेट लेवल पे ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे रिहैब्स को भी सपोर्ट मिले, जो प्राइवेट रिहैब्स, मैं नेशनल लेवल के रिहैब्स की बात नहीं करी, जो प्राइवेट लोगों ने अपने हिसाब से खोल लिए हैं फॉर सोशल वर्क, तो आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे कि ऐसे क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? अच्छा, थोड़ी सी ना मैं ये इसमें कहता हूँ कि देखिए, जब ऐसे इदारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं ना, तो जाहिर है उनके लिए मुश्किल होता है फंड रेजिंग करना, फिर उसके बाद रिसोर्सेज रेज करना, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, खाना पीना है, मेडिकेशंस हैं, हॉस्टल चलाना है, मेडिकेशन है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फिर सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा मसला है ना, कि सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे अगर रिसोर्सेज नहीं होंगी तो कैसे सस्टेन करेंगे। तो हमारे यहाँ मैं ये एक गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अच्छा, हम हुकूमतों पे तो डाल देते हैं मलबा सारा कि भाई ये कितनी गलत पॉलिसीज़ हैं या ये हैं वो है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, पॉलिसी हमेशा बनाई जाती है उस दौर के हिसाब से, करंट सिनेरियो को सामने रखते हुए, और कहीं ना कहीं वो पॉलिसी किसी बेहतर इम्पैक्ट के लिए डिज़ाइन की जाती है। कुछ अर्सा पहले चूँकि डॉलर की ट्रेड बहुत ज़्यादा, डॉलर की स्मगलिंग हो गई थी, तो हुकूमत को ये स्टेप लेना पड़ा कि उनको मनी एक्सचेंजर वालों को बावर कराना पड़ा कि कोई $100 से या $200 से ज्यादा मांगने आए तो उसकी स्क्रूटिनी करें, पूछे क्यों चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें, पहले तो लॉलेसनेस थी, आप कितने मर्जी डॉलर लेके अपनी सेविंग कहीं दबा दें और उसके बाद पाकिस्तान सफर करेगा। तो हुकूमतें काम कर रही हैं। अगेन रिसोर्सेज का मुझे थोड़ा सा है शिकायत, इवन नेशनल लेवल पे भी, कि हुकूमतों ने इस तरफ शायद कम ध्यान दिया है कि वो थोड़ा सा जो एनजीओ सेक्टर है उसको भी एम्पावर करें। और इसमें एनजीओ सेक्टर का भी कसूर है। वो भी जब उनको पैसे मिलते हैं तो वो लगाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ग्रांट्स नहीं मिलती हैं, उनको फंड्स नहीं मिलते। वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी जो इस पर काम कर रही हैं। दुनिया भर में काफ़ी ऐसी एनजीओज हैं जो फंड्स भी देती हैं, लेकिन उन फंड्स की एलोकेशन, उसकी ट्रांसपेरेंसी में बहुत बड़ा सवालिया निशान। तो जब तक ये सिलसिला रहेगा ना, तो आई थिंक वो अपना इदारा बेहतर नहीं कर सकते। और ये भी देखा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल पुलिस या कोई भी इदारा काम कर रहा है, अक्सर वो लगे पेट्रोल लगे हुए होते हैं या रोकले होते हैं लोगों को, और कुछ मिल जाए तो हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारी यूथ इतनी, उनके पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि बस वो एक फ़ोन कराया उन्होंने, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो बस उनको यही समझाना चाहेंगे कि अगर कोई एजेंसी आपके लिए काम करी, कोई इदारा आपके लिए काम कर रहा है, तो इसका फ़ायदा आपके लिए ही है। पॉलिसी अगर है तो उसकी इन्फोर्समेंट का फ़ायदा आपको ही होगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु इज़ जिनके बारे में सोचा जा रहा है।
और पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों को इस बारे में बताएं, अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको पता हो कि ये चीज़ उन बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह है, बताना हमारा काम है। उसके अलावा प्रोटेक्शन देना भी हमारा काम है। स्कूल्स और मैनेजमेंट से मेरे यही एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ बहुत विजिलेंट हो जाएं, क्योंकि ये हर लेवल का बच्चा अब इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो रहा है। आप देखें आपकी तरफ से क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ हो सकता तो उस बच्चे को इट इज़ वेरी गुड कि आप उसको अपने इंस्टीट्यूशन से रिमूव कर दें, ताकि और बच्चे इसका शिकार ना हों। अपना ख्याल रखें, इन चीज़ों पे काम करें, एज पेरेंट्स भी, एज स्कूल मैनेजमेंट्स भी, और फ़लस्तीन की हिमायत को जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।